अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर रतन लाल जी। ये हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं और बहुत से लोग इनसे शिक्षा ग्रहण करके निकले होंगे, मगर कितनों ने ध्यान रखा, कितने भूल गए, पता नहीं। आइए प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दिव्या जी। सम्मानित मंच और सभा में जितने उपस्थित हैं साथी, सबको मेरा सलाम। इतना लर्नेड मंच है और मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो मैं मीडिया में ट्रेंड नहीं हूँ। बड़ा गंभीर विषय है, मीडिया के लिए कुछ तो करना होगा। इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। मीडिया के लिए कुछ तो करना होगा और मीडिया के लिए कुछ तो करना होगा, दोनों बातें सही हैं। आजकल कुछ जर्नलिस्ट जिस तरीके से रिपोर्टिंग करने के लिए नागिन का डांस करते हैं रोड पर, वीडियो वाले भी और पत्रकार भी, उनके लिए भी कुछ करना होगा। तो इसमें मल्टी डायमेंशनल है। बहरहाल मीडिया से मेरा रिश्ता दो तरीके से है। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ हिंदू कॉलेज में, तो एक रिसर्चर के रूप में है और एक एक्टिविस्ट होने के नाते मीडिया से रोज, मतलब जब ये सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो हम लोग बाइक से हर अखबार के ऑफिस में जाते थे पहले प्रेस इनविटेशन डालने। जंतर मंतर पे इंतज़ार करते थे कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो एक आध पत्रकार बंधु आते थे, अन्यथा लोग नहीं आते थे। फिर हम लोग प्रेस रिलीज बनाकर फिर जाके हर जगह बाइक से अपना जा के दे आते थे, इस इंतजार में कि कल खबर आएगी। अब हम लोगों ने प्रेस इनविटेशन और प्रेस रिलीज देना बंद कर दिया है, तो इस पर भी जो है ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। कहीं नहीं देते इनविटेशन वगैरह। मेरा मोबाइल फ़ोन ही मेरा मीडिया है, उसी से एक मेरा यूट्यूब चैनल चलता है अम्बेडकर नामा नाम से, और मेरे फेसबुक ट्विटर पे 50-60 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, तो करीब 20-30 हज़ार लोगों से बातचीत हमारी हो जाती है। तो कहीं जाने की ज़रूरत हमें नहीं और किसी से न चंदा लेने की ज़रूरत है। देखिए, अभी दिव्या जी कह रही थी और मैं एक बात से शुरुआत करना चाहता हूँ कि मीडिया के लिए क्या करें। कि भारत जो देश है, इसकी जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो किसी संस्थान को आप नहीं समझ सकते, उसके कैरेक्टर को। समझ लीजिए कि मीडिया के घराने में, मीडिया हाउस में, हम रिसोर्स पर्सन से लेके और उसके स्टूडियो तक सब जगह हम जेंडर पे दिन रात डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें एक भी महिला नहीं है। तो क्या ये इंसाफ होगा? ये इंसाफ नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले दिमाग में डाइवर्सिटी का होना जरूरी है। मैं प्रेम जी अच्छी अच्छी बात कह रहे थे, उनको और हम सुनना चाह रहे थे, कभी और सुनेंगे। तो पहले दिमाग में आप साइंटिफिक हैं कि नहीं, भाषा इतिहास की समझ है कि नहीं, भारतीय समाज की समझ है कि नहीं, डाइवर्सिटी की समझ है कि नहीं। अगर ये समझ नहीं है आपके पास, तो अभी कभी आप सेंसिटिव नहीं हो सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर। इसलिए न तो आप गंभीर पत्रकार हो सकते हैं, न गंभीर शिक्षक हो सकते हैं, न गंभीर न्यायाधीश हो सकते हैं, न गंभीर लॉयर हो सकते हैं। तो भारत के डाइवर्सिटी को पहले समझिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? वैसे तकनीकी रूप से मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूँ, और परसों मेरे जो सुपरवाइजर गुरु जी थे प्रोफेसर DN झा, उनका देहावसान हुआ है। उन्होंने मुझे ट्रेंड किया था हिस्ट्री पढ़ने लिखने में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट बहुत बदल गया है। कहाँ मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ाता था, वहाँ से मैं आते आते दो लेजेंडरी आदमी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी, और मेरी कई किताबें भी प्रकाशित हैं। एक डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, लेजेंडरी हिस्टोरियन ऑफ 20th सेंचुरी, और कम लोग जानते होंगे उनके बारे में। उस पर 6-7 किताबें हमने लिखी। वो मीडिया भी, अखबार के वो एडिटर थे। पटना से 1914 में पाटलिपुत्र निकलता था, उस अखबार के एडिटर थे। दरभंगा महाराज और हथुआ महाराज पैटर्नाइज करते थे उस अखबार को। तो उस अखबार पे मैंने काम किया है, और पूरा मतलब कभी मौका मिले तो देखिएगा, सस्ता साहित्यिक मंडल से 3 वॉल्यूम में छपा है काशी प्रसाद जायसवाल संचयन, हिंदी में, और अंग्रेजी की किताब छपी है, उसमें मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है उस समय के जर्नलिज्म पे। दूसरा, मैं डॉक्टर अम्बेडकर पे काम कर रहा हूँ कि मीडिया और डॉक्टर अम्बेडकर। उस जमाने में
मीडिया कैसा था, सरकारी नियंत्रण तो था, सरकारी नियंत्रण तो पूरा परमिशन लेना होता था, तो वो तो था। उसके अलावा वो पूरा, जब तक इतिहास दृष्टि नहीं होगी, इतिहास को समझेंगे नहीं, तब तक ये जो हालात हैं इसको भी नहीं समझ सकते हैं। कमोवेश भारतीय समाज की जो पूरी सोच है, मैं एक रिसर्च पेपर लिखा था मीडिया और अंबेडकर, मैं चाह रहा था कि कुछ कोट्स उसमें से अगर मैं पढ़ूं, अगर चेयर की इजाज़त है तो मैं कुछ कोट उसमें से डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से पढ़ना चाहता हूं। और देखिए, कोई भी सत्य समय के हिसाब से होता है, वो सब्जेक्टिव सापेक्ष होता है। तो उस समय जो वो कह रहे थे, वो आज के संदर्भ में देखेंगे तो आपको थोड़ा इक्वेशन बदल के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आइडियाज़ के लेवल पर देखेंगे तो मुझे लगता है कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो वही बात वो कहते होते और लिखते होते जो 30 के दशक में और 40 के दशक में लिख रहे थे। एकदम मुझे लगा कि हूबहू वही बात उसमें है। एक दो कोट, अगर 2-4 मिनट। एक तो बात दिलचस्प है कि जो मूक नायक का उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया था, केसरी निकलती थी तिलक साहब की, तो उन्होंने कहा कि पैसा लीजिए और मेरे पत्रिका मूक नायक का जो है आप विज्ञापन उसमें डाल दीजिए, लेकिन पैसा देने के बावजूद उन्होंने विज्ञापन नहीं डाला। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग बाइक पे घूमते रहे, लेकिन खबर हमारी नहीं लगती थी उस जमाने में। कितना भी कुछ आंदोलन कर लें, 20 लोग अगर बैठे हो कहीं पे एम्स में, तो वो खबर एकदम चलती थी पूरे सारे टेलीविजन अखबार में, और 500 लोग हम लोग इकट्ठा होते थे। आशुतोष जी देखा है, इन्होंने देखा है कई बार, तो उसकी खबर नहीं लगती थी। तो वो 1943 में पूना में गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव रानाडे पे उनका लेक्चर है, और लेक्चर के कुछ अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों के द्वारा की जाती है। उस समय भाजपा आरएसएस कुछ और काम कर रहा था, भाजपा नहीं थी, इसलिए संदर्भों में समझिएगा। ये मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूं, मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना एवं निंदा करना जानते हैं। वे तो मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे आजकल नैनो चिप भी निकाल रहा है पत्रकार, उसका गलत अर्थ लगाते हैं। मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी पत्र प्रसन्न नहीं हो। मैं कहूं कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष, बैर भाव, अछूतों के प्रति हिंदुओं की घृणा की अभिव्यक्ति ही है, तो अनुचित नहीं होगा। उनका यह द्वेष मेरे प्रति व्यक्तिगत हो गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेसी पत्रों को तब भी कष्ट होता है जब मैं उस जिन्ना की आलोचना करता हूं जिस जिन्ना की आलोचना कांग्रेस भी करती है। कांग्रेसी पत्र गालियों की बौछार मुझ पर करते हैं। वे कितनी भी तीखी या गंदी क्यों न हो, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं मूर्ति भंजक हूं। मेरा आग्रह है कि यदि मैं श्री गांधी और जिन्ना से घृणा करता हूं तो उसका कारण यह है कि मैं भारत से अधिक प्रेम करता हूं। यह एक राष्ट्रवादी की सच्ची निष्ठा है। मुझे आशा है कि मेरे देशवासी किसी न किसी दिन यह सीख लेंगे कि देश व्यक्ति से महान होता है। देश व्यक्ति से महान होता है। श्री गांधी या जिन्ना की पूजा और भारत की सेवा में आकाश पाताल का अंतर है, और वे परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। आज किसी व्यक्ति की और सरकार की आलोचना कर दीजिए तो राष्ट्र की आलोचना समझी जाती है, और जो लोग ये दावा करते हैं उनका राष्ट्र प्रेम खुद ही संदेह के घेरे में है। इतिहास के छात्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, अंबेडकर और कांग्रेस में जितने भी अंतर विरोध रहे हों, लेकिन राष्ट्र के प्रश्न पे जो है ना, कभी अंबेडकर ने कहा है कि अगर मेरे हित में और राष्ट्र के हित में अगर कोई अंतर विरोध होगा तो मैं अपने हित का कुर्बानी दूंगा, ये बात कहा है उन्होंने। लेकिन आजकल ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुखबिरी का काम किया हुआ, वो भी आजकल देशभक्ति के चौक चौराहे पे, अभी नीचे जाएंगे चाय पीने, वहाँ भी सर्टिफिकेट लेके खड़ा होगा, 2-4 वहाँ भी खड़ा होगा।
जिनको राष्ट्र की परिभाषा तक नहीं पता है वो भी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये लंबा लेख है और बड़ी दिलचस्प जानकारी है। जब वो श्रम मंत्री थे उस समय कलकत्ता में एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, और आप यकीन मानिए जिस आप कह रहे हैं कि पत्रकारों को ये मिलना चाहिए, अंबेडकर एज ए लेबर मिनिस्टर उस सारे मांग को उन्होंने पूरा किया था। सारे इस पूरे लेख में मैंने जिक्र दिया है कि एसोसिएटेड प्रेस के अलावा उसके अलावा प्रेस की गंभीर आलोचना करते हैं। कहते हैं कि प्रेस जो है, पूरा जो प्रेस है एसोसिएटेड प्रेस मद्रासी ब्राह्मणों के कब्जे में है। पूरा कैरेक्टर देख, इसलिए मैंने ये उठाया। पूंजीपतियों की बात करते हैं कि सारे कौन कौन पूंजीपति कंट्रोल कर रहे हैं इस मीडिया को और कौन लोग हैं, उसका सोशल एनालिसिस भी करते हैं। तो जो सूत्र और दृष्टि डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स में मिल रहा है, अगर आज मुझे लगता है वो सारी, कभी मौका मिलेगा लेख हम पढ़वाएंगे आपको भी अरुण जी, वो अभी अगर होते डॉक्टर अंबेडकर तो मुझे लगता है कि पत्रकारों की लड़ाई को, तमाम लड़ाई को लीड करते होते। सारे रिश्ते उन्होंने बताए। इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, जब तक आपके दिमाग में, जहन में वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा ना, मेरे सैकड़ों छात्र स्टूडेंट हैं, मेरे सैकड़ों दोस्त, मेरे सैकड़ों छात्र पत्रकार हैं, मेरे सैकड़ों दोस्त हैं, यहाँ कई साथी बैठे हुए हैं जो जर्नलिज्म हर मीडिया घराने में है। मेरा सिर्फ आग्रह ये है कि लेयर्स को आपको पहचानना होगा। अगर आपके अंदर वो साइंटिफिक न्याय किस बात का, न्याय भी सापेक्ष होता है, न्याय भी सापेक्ष होता है। आपके लिए यार्ड स्टिक तय करेंगे, मेरे लिए न्याय का पैरामीटर आप दूसरे रखेंगे या किसी और के लिए तीसरा रखेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आपको यार्ड स्टिक आपको बनाना पड़ेगा। आपके इसके लिए पत्रकार चौथा पिलर है। आप दावा आपने खुद किया है, ये किसी विधेयक में नहीं आया है, सरकार के किसी संविधान में उस तरह से नहीं आर्टिकल में, जो मैं नहीं जानता, शायद अगर होगा तो होगा, लेकिन ये दावा आपने किया है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि इस देश के लोकशाही की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इस देश के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हर समय ज़्यादातर लोग अगर अंग्रेज़ों के ज़माने में भी देखेंगे तो उस समय तक बंदिशों के बावजूद कुछ लोग काम कर ही रहे थे, बंदिश उस समय भी थी। आज अंग्रेजों से ज़्यादा बदतर स्थिति है, सिर्फ पत्रकारिता की नहीं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। दिनकर को भी कोट करूँगा कि दिनकर साहब ने जो कहा है बुद्धिजीवियों और पत्रकारों के बारे में कि आजकल के बुद्धिजीवी जो है कुछ डर के मारे इस कलम से कुछ नहीं लिखते या न बोलते कि कहीं विश्वविद्यालय के अधिकारी नाराज न हो जाए, वाइस चांसलर के जो है नाराज न हो जाए, प्रिंसिपल नाराज न हो जाए। तो जिस समाज के बुद्धिजीवी हम इंक्लूड करते हैं, टीचर भी जर्नलिस्ट होते हैं, आधा हम लोग जर्नलिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी टीचर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है लॉयर्स की है, शिक्षकों की है। लॉयर्स में भी डॉक्टर अंबेडकर के बड़े लेख है, मैं काम कर रहा हूँ, पत्रकार की है। ये आपका इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया है। अगर ये लोग गंभीरता से, ईमानदारी से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो भारत जैसा समाज है, अगर जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, जेंडर इनइक्वालिटी है, तो आपको यूनिवर्सिटी में भी दिखेगा, आपको जजेस में भी दिखेंगे, न्यायालय में भी दिखेंगे, पत्रकारिता में भी दिखेंगे। लेकिन जो विजडम है, विजडम ये कहता है कि ये जो गैप है उसको आप कम कीजिए, कम करने की कोशिश कीजिए। जो लोग कम करेंगे वही लोग दुनिया में महान बनते हैं। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और एक मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी करते हैं। शुक्रिया साथियों, किस में रहना आप तय कर लेंगे।